ओके, तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फ्लूइड डायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 1 मैंने आपको खत्म किया। उसमें मैंने आपको बर्नौली की प्रमेय बताई, बर्नौली की थ्योरम के साथ अविरत सिद्धांत बताया। अब फ्लूइड डायनेमिक्स में है हम लोग पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 02। लेक्चर नंबर 02 की जो शुरुआत है ना, ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट होती है और इस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा जब भी कभी कोई कंटेनर जो है एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करेगा और एक्सेलेरेशन के साथ। थोड़ा सा ये समझने वाली बात है तो मैंने इसको कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ आप हेडिंग से समझो क्या होने वाला है, बट ध्यान से सुनिएगा एकदम डायरेक्ट साथ। यहां पर मैंने देखो 3 कंटेनर बनाए हुए हैं। मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने क्या किया है, सर इस कंटेनर में मैंने एक द्रव को भर दिया। सर मेरे पास ये कोई कंटेनर है और ये देखिए इस कंटेनर में मैंने इस तरीके से एक द्रव भर दिया, ये द्रव भर दिया। आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी कभी किसी कंटेनर में कोई भी आप लिक्विड भरिए तो उसकी जो फ्री सरफेस होती है, कौन सी सरफेस, फ्री सरफेस, वो पूरी तरीके से हॉरिजॉन्टल होती है, यानी क्षैतिज होती है। तो जब शुरुआत में ये कंटेनर पूरी तरह से स्थिर था, पूरी तरह से स्थिर था, तो इसकी जो फ्री सरफेस थी वो हमारी कैसी थी, क्या एकदम हॉरिजॉन्टल सरफेस थी। बहुत ध्यान सुनना सर, फ्री सरफेस एकदम कैसी थी, हॉरिजॉन्टल थी। लेकिन कब सर, तब जब ये कंटेनर पूरी तरह से कैसा था, स्थिर था। बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है सर, वेरी गुड। अब अगर मान लीजिए ये कंटेनर को हम एक एक्सेलेरेशन के साथ, एक त्वरण के साथ आगे की ओर मूव करने लगे, सुनिए ध्यान से, एक त्वरण के साथ, एक एक्सेलेरेशन के साथ कैसे मूव करने लगे, आगे साइड मूव करने लगे। तो आप मुझे बताइए इसकी जो फ्री सरफेस है क्या अभी भी हॉरिजॉन्टल रहेगी, सोचने वाली बात है। तो मेरे दोस्त ये बात बताओ, मान लीजिए आप किसी गाड़ी में चल बैठे हो और गाड़ी वाले ने अचानक से गाड़ी बढ़ा ली, या फिर पहले गाड़ी चल रही थी 10 मीटर पर सेकेंड से, फिर अचानक से 20 मीटर पर सेकेंड से चलने लगी। तो जब गाड़ी की स्पीड अचानक से बढ़ती है मेरे भाई, तो हमारे पूरे शरीर में एक जड़त्व बल, एक इनर्शिया फोर्स काम करता है पीछे साइड। आप बताइए, गाड़ी में बैठे हो, अचानक से गाड़ी वाले ने आधी गाड़ी बढ़ा ली, तो आपका शरीर कहां जाता है, पीछे साइड। तो आपका शरीर ना कटने वाला नहीं है मेरा भाई, मेरे शरीर यहां से कटा थोड़ी ना है, जुड़ा हुआ है ना, इसलिए हम पीछे ऐसे जाते हैं। लेकिन सोच से देखिए कितना फनी सा है कि अगर ये शरीर यहां से कट सकता, तो जैसे ही मेरी गाड़ी आगे बढ़ती तो मेरा ये शरीर कट के दूसरी की गोदी में चला जाता है, उड़ के। ऐसा नहीं हो सकता है ना। लेकिन पानी के साथ ना ऐसा है, अगर पानी को एक एक्सेलेरेशन के साथ मूव करेंगे तो सारा का सारा पानी जड़त्व बल के प्रभाव में कहां की ओर जाएगा, पीछे की ओर जाएगा। और पीछे की ओर जाने की वजह से इसकी जो फ्री सरफेस होती है वो ऐसे इंक्लाइंड हो जाती है। इसकी जो फ्री सरफेस होती है वो कैसी हो जाती है, कहना फ्री सरफेस इस तरह से सर इंक्लाइंड हो जाती है। फ्री सरफेस इस तरह से कैसी हो जाती है, फ्री सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड हो जाती है, ऐसे। ये देखो, तो मेरे भाई अगर फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो गई, और कैसे इंक्लाइंड हुई है, तो कहना पीछे इस तरफ पानी का लेवल ज्यादा होगा, आगे तरफ पानी का लेवल कम होगा। हॉरिजॉन्टल के साथ एक एंगल बना लेगा, उस एंगल को मैंने थीटा कहा। बहुत ध्यान सुना। फिर मैंने कहा कि एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये, इस पॉइंट को मैंने ए कहा, इस पॉइंट को मैंने बी कहा। तो क्या इस बार ए और बी पर ऊंचाई बराबर है? जैसे कि मैं जब ये स्थिर था, जब ये कंटेनर स्थिर था पूरी तरह से, तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों देखो बराबर गहराई में थे। जब ये कंटेनर पूरी तरह से स्थिर था तो पॉइंट ए और पॉइंट बी दोनों बराबर गहराई पर थे, इसलिए पॉइंट ए और पॉइंट बी पर प्रेशर बराबर था। लेकिन जैसे ही इसको एक्सेलेरेशन के साथ मोशन कराया गया तो सारा का सारा पानी पीछे भाग गया। तो ए पर गहराई देखिए ज्यादा है और बी पर गहराई कम है। अगर ए पर द्रव की गहराई ज्यादा है तो कंफर्म इस बार ए बिंदु और बी बिंदु के प्रेशर में से ए बिंदु पर प्रेशर ज्यादा होगा। समझ रहे हैं ना बात को? और पानी का लेवल पीछे साइड ज्यादा होगा, आगे साइड कम। ठीक सर, समझ में आ गया इतना? थोड़ा और आगे बताइए। मान लीजिए इस बार भी आपने कंटेनर को एक एक्सेलेरेशन से आगे की ओर बढ़ाया, परंतु इस बार जो एक्सेलेरेशन है ना, वो एक्सेलेरेशन नहीं है, यानी त्वरण नहीं है, वो मंदन है। मंदन मतलब रिटार्डेशन है, और रिटार्डेशन का मतलब होता है वेलोसिटी घट रही है, क्योंकि ए का मान होता है नेगेटिव में, है ना। सर इस बार जो है वो त्वरण नहीं है, मंदन है। मंदन है मतलब आपने गाड़ी चल रही थी
तुमने ब्रेक लगाया, तो बताइए अगर गाड़ी चल रही हो और तुमने ब्रेक लगा लिया तो आपका शरीर कहाँ जाता है? आगे। तो जैसे ही आपका शरीर आगे जाएगा तो स्टार्ट ये हुआ कि सारा का सारा पानी आगे भाग जाएगा, तो पानी इस तरीके से फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो जाएगी। सर फ्री सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी, ये देखो फ्री सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी, समझो बात को। अच्छा सर फ्री सरफेस इस तरह से इंक्लाइंड हो जाएगी तो ये देखिए हॉरिजॉन्टल के साथ इधर भी एक एंगल बनेगा, दैट इज कॉल्ड थीटा। यहां पर भी मैं 2 पॉइंट मानूंगा, उनमें से एक पॉइंट ये वाला हो जाएगा जिसको मैंने ए कह दिया, देख लो, और दूसरा पॉइंट जो है सर यहां वाला हो जाएगा जिसको मैंने बी कह दिया, सेम तरीके से। लेकिन आप देखिए कि जब ये मंदन होगा, गाड़ी में ब्रेक होगा तो पूरा पानी आगे भाग जाएगा, तो आगे की गहराई पॉइंट बी की गहराई ज्यादा है, देख लो ए पर लेवल कम है और बी पर पानी की गहराई ज्यादा है, इसलिए इस बार आगे वाले बिंदु का प्रेशर ज्यादा होगा और पीछे वाले बिंदु का प्रेशर कम होगा। एकदम एकदम इजी कॉन्सेप्ट है ना। हो सकता है कल को यहां पर ढेर सारे बिंदु दे दी जाए तो फिर आपको समझना पड़ेगा कि हाँ किस पर प्रेशर ज्यादा किस पर प्रेशर कम, ठीक है। अब आगे दूसरी बात सुनिए। दूसरी बात ये कि सर आपने कहा कि अगर त्वरण होगा तो एक थीटा एंगल से जुट जाएगी सरफेस, कैसे जुटेगी आपने मुझे ये भी बता दिया, बट ये थीटा का मान निकले कैसे? तो याद रखना जब भी कभी किसी भी कंटेनर में जिसमें पानी भरा हुआ है एक एक्सेलेरेशन आ जाता है तो फ्री सरफेस इंक्लाइंड हो जाती है, और फ्री सरफेस जब इंक्लाइंड हो जाती है तो वो इंक्लाइंड एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है tan थीटा बराबर a/g। बस आप a/g लगाइए, a/g लगाने के बाद आपको वो एंगल पता चल जाएगा कितना डिग्री का एंगल कह सकते हो फॉर्म होगा विद हॉरिजॉन्टल। सिर्फ ए का मान पता होना चाहिए बस, और कुछ नहीं। हालांकि इसमें भी बहुत सारे 3 तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं। पहला टेस्ट होता है कि यदि a बराबर g हो, है ना। अगला टेस्ट होता है कि यदि a g से कम हो। सर अगला टेस्ट होता है यदि a g से ज्यादा हो। 3 तरह के टेस्ट बनते हैं भाई इसमें। अब थोड़ा सोच से देखिए, अगर ये कंटेनर में आने वाला त्वरण a g के बराबर हो जाए, a g के बराबर हो जाए, तो मेरे दोस्त जैसे ही बराबर होगा ना वैसे ही कह देना सर जी से जी कैंसिल हो जाएगा, उस समय थीटा कितना बनेगा 45 डिग्री का। सर अगर ए का मान जी से कम है तो ए का मान जी से कम है तो वैल्यू जो है 8 से छोटी, और 8 से छोटी का मतलब थीटा 45 डिग्री से कम होगा। सेम तरीके से यहां पर 45 डिग्री से ज्यादा आएगा, है ना। तो एक लॉजिक लगाया जा सकता है कि एक्सेलेरेशन ए का मान जी से कम है, जी से ज्यादा है, तो एंगल का मान 45 से कम हो रहा है, 45 से ज्यादा, ये एक पॉइंट पे लॉजिक लगाया जा सकता है। ओके, तो कंटेनर का एक्स डायरेक्शन में मोशन के साथ हमने देखा कि अलग अलग बिंदुओं पर प्रेशर क्या हो रहा। कुछ भी क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए कल को तुम्हारे एग्जाम में क्या करे तो यहां पर भी 2 बिंदु दे दे, ये और तुमसे कहते बताइए 8 और 2 बिंदु पर प्रेशर किस पर ज्यादा होगा, है ना। लेकिन ये देने समय ना डायग्राम ये वाला नहीं दे रहा, डायग्राम यही वाला दे रहा, लेकिन कह देना त्वरण लग गया तो देख लेना गहराई किस पे ज्यादा है, जिस पे गहराई ज्यादा है सर उस पे प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। क्लियर? तो बड़ा प्यारा बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। अब इसी पर बेसिक एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखिए ताकि आपको समझ में आए कि हाँ इस तरह क्वेश्चन कैसे पूछे जाते। बोला जा रहा है कि पानी से भरे किसी पात्र को ए बराबर जी त्वरण से क्षैतिज दिशा में मूव कराया जा रहा है। ए बराबर कितना त्वरण है सर, ए बराबर जी है। फिर बोला जा रहा है तब पानी की मुक्त सतह क्षैतिज के साथ कितना कोण बनाएगी, क्षैतिज के साथ एंगल पूछा जा रहा है। तो याद करो मैंने अभी एंगल निकालने का फॉर्मूला बताया, tan थीटा बराबर a डिवाइड बाई जी। ए की जगह तुम जैसी जी रखोगे तो साफ साफ देखिए थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री। ये इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अरे वाह, अब इस लेक्चर में अगला जो कॉन्सेप्ट है वो है टॉरिसोलिटी प्रमेय। बहुत लंबा कॉन्सेप्ट नहीं है, एकदम छोटा सा टॉरिसोलिटी प्रमेय। बस आप देखिए टॉरिसोलिटी प्रमेय क्या होती है। एक्चुअली में इसे समझना जरूरी है क्योंकि कई बार इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। ध्यान सुनना। मान लीजिए मैंने आपके सामने एक कंटेनर दिखाया और इस कंटेनर में कितनी ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है, तो कहना इस कंटेनर में h ऊंचाई तक देखो पानी भरा हुआ है, h ऊंचाई तक पानी भरा है।
फिर मैंने क्या किया कि कंटेनर की जो फ्री सरफेस थी, ऊपर वाली सरफेस, उस सरफेस से h गहराई पे, कितनी गहराई पे, h गहराई पे एक होल बना दिया। सर ये होल है। तो मेरे भाई ये बताओ, अगर स्मॉल h गहराई पे एक होल बनाओगे तो इस होल से तो पानी निकलेगा ना। तो पानी किस स्पीड से निकलेगा, पानी की स्पीड क्या होनी चाहिए, इसी स्पीड को बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट थे टॉरिसोली प्रमेय। तो टॉरिसोली ने इसका मान सन 1631 में दिया था। कब दिया था? सन 1631 में, याद रखिएगा। तो टॉरिसोली ने यह कहा था कि अगर कोई होल फ्री सरफेस से स्मॉल h गहराई पर है, कितनी गहराई पर, स्मॉल h गहराई पर, तो उस होल से निकलने वाले द्रव की वेलोसिटी v बराबर फॉर्मूला होता है √2g स्मॉल h। √2g स्मॉल h, आप ये वाला फॉर्मूला लगाइए और ये वाला फॉर्मूला लगाने के बाद आपको आंसर पता चल जाएगा। तो मेरे कहने का अर्थ ये है बस इतना कि अगर आपको होल की गहराई बस पता है कि होल फ्री सरफेस से कितनी गहराई पर है, तो उसकी वेलोसिटी बहुत आराम से बताई जा सकती है, v बराबर √2g स्मॉल h लगाना। सर स्मॉल h क्या है? कह देना होल की गहराई, है ना। तो अगर h के बारे में कहा जाए स्मॉल h, होल की गहराई। ठीक सर, वेरी गुड। फिर अगला प्रश्न ये आता है कि सर यहां से जब द्रव ऐसे निकलेगा तो जमीन तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। जैसे कि यहां समय 0 और यहां पर समय मैं आपसे पूछूं कितना होगा। सर निकल आएगा बहुत आराम से। कैसे? उसके लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि ये लाइन कितनी होगी, ये लाइन इतनी तो ऊंचाई नीचे गिरना है। तो कहना पूरा सर देखो कैपिटल H है, ये वाला स्मॉल h है, तो कैपिटल H में से स्मॉल h घटा दीजिए तो सर जितनी गहराई इस धार को, इस पानी की धार को नीचे गिरना मैंने निकाल लिया। इसकी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट वेलोसिटी का 0 है। बताइए ये जो पानी की धार निकलेगी इसके पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट 0 है। नहीं तो पानी धार थोड़ा ऊपर से जाती या फिर नीचे से आती, हॉरिजॉन्टली निकल रही है। तो जब वर्टिकल कंपोनेंट 0 है तो याद करो आपको पढ़ाया जाता है कि जब किसी वस्तु को h ऊंचाई से छोड़ते हैं तो जमीन तक पहुंचने में कितना समय लगता है। कहना जमीन तक पहुंचने में जो समय लगता है वो √2h/g। लेकिन h क्या रखते हो? कहना h का मान वो होता है जितनी ऊंचाई में उसको गिरना है, कितनी ऊंचाई से गिरना है। कैपिटल H माइनस स्मॉल h ऊंचाई से गिरना है तो h का मान कैपिटल H माइनस स्मॉल h रख दीजिए। बस h का मान कैपिटल H माइनस स्मॉल h रख दीजिए। सर यही फॉर्मूला हो जाएगा जमीन तक पानी को गिरने में लगा समय, √2h/g। h की जगह कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ठीक है। अच्छा फिर आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए पानी की धार कितना दूरी पे जाती रहेगी। ये दे दी, ये दूरी बताइए पानी की धार कितना दूर जाती रहेगी। ठीक है, दूरी निकालनी है तो एकदम आसान है सर। दूरी बराबर देखो सर होता है चाल गुणे समय। कितना? चाल और समय। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर समय बराबर रहेगा। बताइए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर समय बराबर रहता है, प्रोजेक्टाइल में भी मैंने पढ़ाया है। तो हॉरिजॉन्टल चाल तो आपको पता ही है √2gh। लगा समय कितना है वो भी आपने निकाल लिया, √2 और कैपिटल H माइनस स्मॉल h और बटे g, ये आपने निकाल लिया। देख लो। तो आप मुझे बताइए अगर ये सारा की सारी वैल्यू पता चल जा रही हैं तो आप क्या कहोगे। तो कहना g से g कैंसिल, चेक कर लीजिए। तो x बराबर कितना हो जाएगा सर? x बराबर हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, रूट के अंदर स्मॉल h और अंदर हो जाएगा कैपिटल H माइनस स्मॉल h। ये देखिए, तो ये कह सकते हो कि वो डिस्टेंस x हो गई, जो कह सकते हो दूरी तय की जाएगी। समझे बात को, है ना। लेकिन इसी पर एक क्वेश्चन और आता है। क्वेश्चन ये आता है कि अगर मैं इस पानी की धार को ये चाहता हूं कि ये पानी की धार सबसे ज्यादा दूर जाके गिरे, मैं ये चाहता हूं कि ये पानी की धार सबसे ज्यादा दूर गिरे, यानी x का मैं मैक्सिमम मान चाहता हूं फॉर x मैक्स, मैक्सिमम मान के लिए। तो मैक्सिमम मान के लिए मुझे क्या करना होता है कि ये जो होल बनाया गया ना, ये होल ये ठीक बीचों बीच करना होता है। मतलब मैक्सिमम मान पाने के लिए होल की जो गहराई है वो टंकी की पूरी गहराई की आधी करनी होती है। मैक्सिमम मान के लिए, x के मैक्सिमम मान के लिए होल की गहराई पूरी टंकी की गहराई की जस्ट आधी करनी होती है, यानी स्मॉल h बराबर कैपिटल H/2।
चलो वैल्यू पुट कीजिए। तो जैसे ही वैल्यू पुट करते हैं तो ये 2 बीचों बीच होना चाहिए होल, सबसे ज्यादा दूर गिरने के लिए। कैपिटल H/2 कैपिटल H/2 कैंसिल आउट हो जाएगा बच्चा। वैल्यू पुट करने से H का जो मैक्सिमम मान आएगा ना वो देख लीजिए कैपिटल H के बराबर आ रहा है। तो सबसे ज्यादा दूर अगर धार को गिराना है, सबसे ज्यादा दूर अगर धार को गिराना है, सबसे ज्यादा दूर गिराना है तो किया गया जो होल है वो देखिए ठीक बीचों बीच होना चाहिए पहली बात तो। और कितना सबसे ज्यादा दूर जाके गिर सकती है सर, कैपिटल H के बराबर, है ना। ये वैल्यू यहां पुट कीजिए, कैपिटल H आ जाएगा, ठीक है। तो ये एक टोरिसोली ने अपने प्रमेय में कुछ रिजल्ट दिए थे। इनमें से भी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, वो ये वाला है, v बराबर √2gh। गहराई के साथ आपको बताना है, ये याद रखिएगा। अब इसी पर एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, आप भी इस एग्जाम्पल को देखिए, बड़ा तगड़ा एग्जाम्पल है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि चित्र में एक टेंट दिखाया है। मान लीजिए चित्र में मैंने एक टेंट दिखाया जिसमें A B C छिद्र है। फिर बोला जा रहा है इन छिद्रों से निकलने वाले द्रव का वेग किस क्रम में होगा। मतलब ये है कि ये जो छिद्र है ABC, इनसे द्रव निकलने हैं BVB, CVC और AVA। आप मुझे बताइए इनसे निकलने वाले द्रव की वेलोसिटी किस क्रम में होगी। निकाल लोगे, कहना बहुत आसान है सर। देखो भाई, दोनों के लिए √2gh सब के लिए लगाओगे, लेकिन B वाले छिद्र के लिए गहराई H इतनी होगी, है ना। C वाले छिद्र के लिए गहराई H ये, और A वाले छिद्र के लिए देखिए गहराई A इतनी। समझो बात को। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसके लिए गहराई सर ज्यादा होगी सर, उसी से निकलने वाले द्रव की वेलोसिटी ज्यादा। क्यों? क्योंकि V बराबर √2gh है। ओके, तो V बराबर √2gh होने से हम कह सकते हैं कि A वाले छिद्र की गहराई ज्यादा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। फिर उससे टर्म C, उससे टर्म B, ये हमारा सही टर्म होगा। बताइए, समझ आ रहा है ना। तो ये मैंने जो अभी आपको टोरिसोली के प्रमेय में ये कुछ रिजल्ट बताए ना, इन्हीं रिजल्ट का मैंने एक एप्लीकेशन करके दिखाया, है ना। तो ये रिजल्ट में क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं आते, ज्यादातर इसी तरह के क्वेश्चन आते, जैसे कि मैंने बताया। कई बार पूछ लेता है कि बताइए, अब यही पूछ ले कि सारी डिस्टेंस दे दे और तुमसे कह दिया जाए कि बताइए और किस पानी की धार को सबसे ज्यादा दूर गिरना होगा, तो सबसे दूर वाला आपको C बताना पड़ेगा फिर, है ना। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। बताइए बच्चा, एक और स्लाइड है, इसका नाम है विसर्जन। किसी पाइप के इकाई समय में गुजरने वाले पानी के आयतन को विसर्जन कहते। सुनो विसर्जन क्या होता है। तो बच्चा विसर्जन को समझने के लिए मैंने क्या किया सर, विसर्जन को समझने के लिए मैंने यहां पर देखिए एक पाइपलाइन बना दी। सर विसर्जन को समझने के लिए मैंने देखिए ये पाइपलाइन बना दी, समान एरिया की पाइपलाइन है ना। समान एरिया की पाइपलाइन है और यहां पर मैंने 2 सेक्शन ले लिया। कितने सेक्शन? 2 सेक्शन। बड़े ध्यान सुनना। पहले विसर्जन की परिभाषा देख लेते क्या होती है। किसी पाइप के इकाई समय में निकलने वाले पानी के आयतन को, इकाई समय में निकलने वाला पानी का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ अ पाइप इन अ यूनिट टाइम। इकाई आयतन में गुजरने वाला पानी का आयतन, इकाई समय में गुजरने वाला आयतन, इकाई समय में। तो वॉल्यूम अपॉन टाइम, सर वॉल्यूम अपॉन टाइम ही हमारा होता है डिस्चार्ज। सर आयतन बटे समय, यही हमारा क्या होता है, कहना आयतन बटे समय ही हमारा क्या होता है, डिस्चार्ज। इकाई समय में प्रति सेकेंड गुजरने वाला आयतन सर डिस्चार्ज होता है। मेरे दोस्त मात्रक हो जाएगा मीटर क्यूब पर सेकेंड, याद रखना मीटर क्यूब पर सेकेंड। ऊपर आयतन का मीटर क्यूब, नीचे पर सेकेंड, ठीक है। लेकिन ये फॉर्मूले से भी ज्यादा खास होता है इसका एक और फॉर्मूला, जो कि एरिया इंटू वेलोसिटी होता है। अब एरिया इंटू वेलोसिटी होता है तो वो फॉर्मूला कैसे प्रूफ होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं, बड़े ध्यान से सुनना। देखो मान लीजिए, थोड़ी देख लीजिए, ये मैंने 2 सेक्शन बनाए। टाइम t = 0 पर, टाइम t = 0 पर यहां से ढेर सारा पानी गुजरना शुरू करता है। टाइम t = 0 पर यहां से ढेर सारा पानी निकलना शुरू होता है। इनकी वेलोसिटी कितनी मान लीजिए v। लेकिन जैसे ही टाइम t = 1 सेकेंड होता है तो टाइम t = 1 सेकेंड में आपने ये देखा कि ये पानी कितना आगे गुजर गया सर, ये पानी यहां से लेके यहां तक ऐसे भर गया। ये देखिए, ये
सिर्फ 1 सेकेंड की बात की जा रही है और किसी समय नहीं, सिर्फ 1 सेकेंड की। तो 1 सेकेंड में क्या हुआ कि पानी यहां से यहां तक चला है। कितना आयतन, सर इतना ही तो आयतन आगे बढ़ा, इतना आयतन। बस ये आयतन ऊपर रखिए, समय को 1 सेकेंड कीजिए, सवाल सॉल्व। लेकिन इस आयतन को निकाले कैसे? कहना इसकी स्पीड कितनी मानी है? सर स्पीड मानी है v मीटर पर सेकेंड। अच्छा, द्रव की स्पीड अगर v मीटर पर सेकेंड है तो इसका मतलब क्या हुआ? सर 1 सेकेंड में दूरी तय करेगा v मीटर। देखो मैं जब आपसे ये कहता हूं कि किसी पिंड की चाल 10 मीटर पर सेकेंड है, तो क्या मतलब होता है इसका? कहना 1 सेकेंड में 10 मीटर चलेगा सर, यही तो मतलब होता है। v मीटर पर सेकेंड है तो 1 सेकेंड में कितना मीटर चलेगा? v मीटर चलेगा। तो 1 सेकेंड में चली रही दूरी v मीटर, ये दूरी है v मीटर। अब इस पाइपलाइन का जो एरिया है, सर अगर इस एरिया को मैं अपनी तरफ से a कह दूं, कितना a, तो कहना अगर आपको ऊपर वॉल्यूम रखना है तो एरिया इंटू दूरी कर दीजिए। दूरी का मतलब सर कितना हो जाएगा v, है ना, और नीचे टाइम को कितना कर दीजिए 8 सेकेंड, क्योंकि कैलकुलेशन तो 8 सेकेंड की हो रही थी। तो डिस्चार्ज का जो नेक्स्ट फॉर्मूला आ जाएगा वो एरिया इंटू वेलोसिटी, ये तुम्हारे कह सकते हो डिस्चार्ज का अगला फॉर्मूला आ जाएगा। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डिस्चार्ज का ये वाला फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है, एरिया इंटू वेलोसिटी। हालांकि इसी वाले फॉर्मूले से बहुत सारे क्वेश्चन बनते। ओके, तो फिलहाल जो है हम लोगों ने यहाँ से क्या खत्म कर लिया? तो यहाँ से हम लोग का जो टॉपिक है यानी कॉन्सेप्ट ऑफ फ्लोटिंग खत्म हो गया था, फ्लूइड डायनेमिक्स। तो बच्चा मास वेट एंड डेंसिटी में फ्लूइड डायनेमिक्स भी खत्म हो गया। ये 2 लेक्चर का टॉपिक था, बहुत बड़ा टॉपिक नहीं होता, है ना। डिटेल अब आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं जब बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता। जितना आपके सिलेबस में था मैंने उससे ज़्यादा ही आप लोग को दिया, ठीक है। अब इससे एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो जाए फिर हम लोग इसको ग्रेविटेशन को खत्म करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।